तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएचएम। एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये बच्चों को काफ़ी डिफिकल्ट लगता है क्योंकि इसके अंदर क्या साइन आ जाता है, फाई आ जाता है, फेज आ जाता है, ठीक है। बट एक्चुअली में देखा जाए तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इसके अंदर मास स्कोर करना बहुत ही ईजी है क्योंकि इसके अंदर जो इक्वेशंस बनती है ना, वो दो इक्वेशंस बनती है सिर्फ, और वो भी सॉल्व हो जाती है एकदम से। बस इक्वेशंस बनाना आना चाहिए, है ना। तो आपको इक्वेशंस बनाना मैं बहुत अच्छे से सिखाऊंगा इस बार, ठीक है। कि फाई कैसे हम लेंगे, फाई कांस्टेंट क्या होता है ना, फेस कांस्टेंट क्या होता है, इक्वेशंस कैसे बनती है, ए कॉस ओमेगा टी या ए साइन ओमेगा टी कौन सा लें, ये सब मैं अच्छे से इस बार डिस्कस कर रहा हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो इस वन शॉट वीडियो के अंदर मैंने सारे के सारे कंसेप्ट को, फॉर्मुलेस को, उसके न्यूमेरिकल्स को अच्छे से डिस्कस करा है ताकि हमारे कोई भी क्वेश्चन ना अटके। तो ये जो वीडियो है ये जेई और नीट के एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। आप आराम से क्वेश्चंस जेई के अंदर या नीट के अंदर बनाकर आ सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पीरियोडिक मोशन के बारे में। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है ना। एसएचएम के लिए पहले पीरियोडिक मोशन का समझना जरूरी है। तो क्या लिखा है, व्हेन अ बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन अलोंग अ डेफिनेट पाथ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट्स मोशन इज सेड टू बी पीरियोडिक मोशन। बड़ा अच्छा सा एग्जांपल ये हो सकता है, जैसे अर्थ है ना। अर्थ जो दो चीज करती है, एक तो रेवोल्यूशन करती है सन के अराउंड, है ना, और एक रोटेशन करती है खुद की एक्सिस के अराउंड। तो रेवोल्यूशन क्या होता है, एक साल में सन, जो अर्थ है वो सन के एक पूरा चक्कर लगा लेती है, ठीक है। तो एक साल गुजरने के बाद फिर वापस वही मोशन स्टार्ट कर देती है वो, फिर एक साल के बाद वापस वही, है ना। तो मतलब वो सन के आसपास क्या कर रही है, ऐसे रिवॉल्व कर रही है। तो यहाँ से स्टार्ट हुई, वापस यहाँ पर ही आ गई एक साल बाद, वापस यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पर ही आ गई एक साल बाद, ठीक है। तो इस मोशन को क्या बोलते हैं हम, पीरियोडिक मोशन, जो कि रिपीट हो रहा है वापस एक रेगुलर टाइम इंटरवल पर। तो जैसे यहाँ पर एक साल है, बात समझ में आ रही है, और उसी पाथ पर घूमती है। रोटेशन भी देख सकते हैं, रोटेशन क्या कर रही है, खुद की एक्सिस पे रोटेट करती है। तो हर 24 घंटे में ये पूरा एक रोटेशन कर लेती है। बात समझ में आ रही है, 24 घंटे में पूरा एक रोटेशन हो जाता है। तो ये भी क्या है, पीरियोडिक मोशन है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि डेफिनेट पाथ, जिस भी पाथ पर वो है, और रेगुलर इंटरवल पे। क्या बात समझ में आई। तो ये पीरियोडिक मोशन की अपनी डेफिनेशन हो गई, ठीक। यार जैसा कि आपको पता है फिजिक्स में थ्योरी कम होती है, हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होती है। बट पता है कि थ्योरी वगैरह हम वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कवर कर लेते हैं, बट जब भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे डाउट वहाँ पर हमको आने लगते हैं, और उसमें कोई भी नहीं होता है जो हमारी मदद कर सके, हमें उन क्वेश्चंस का आंसर बता सके, न्यूमेरिकल सॉल्व करवा सके। आपकी इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अनअकैडमी ने अपने ऐप में लॉन्च किया है नया फीचर आस्क डाउट्स। तो आपको क्या करना है, ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ पर आस्क डाउट्स, योर डाउट्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास उस क्वेश्चन की इमेज होनी चाहिए, आप डायरेक्टली भी ले सकते हो। तो मेरे पास पहले से है तो उसको मैं चूज़ फ्रॉम गैलरी कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं गैलरी में से उस इमेज को लेके आऊँगा, ये यहाँ पर इसको अपडेट कर दो, अपलोड कर दो। तो यहाँ पर इसको अपलोड कर दो इस तरीके से क्रॉप करके, राइट। तो ये यहाँ पर अपलोड हो रही है। अपलोड होने के बाद आपसे ये पूछेगा कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन से सब्जेक्ट का है। लाइक ये क्वेश्चन फिजिक्स का है तो मैं फिजिक्स पर क्लिक कर देता हूँ। कुछ समय आपको वेट करना होगा, उसके बाद ये जस्ट आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन भेज देगा। तो हम थोड़ा सा और देखते हैं कितनी देर में ये इसका वीडियो सॉल्यूशन सेंड करता है। आई एम लुकिंग, ओके, वीडियो सॉल्यूशन आ चुका है। आपको व्यू सॉल्यूशन पर क्लिक करना है तो आपका उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन यानी कि वीडियो प्ले हो चुका है, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स, जो यूजर्स नए हैं अनअकैडमी पर, उनसे यहाँ पर एक कोड पूछा जाएगा। उस कोड के बिना आप डाउट्स नहीं पूछ पाएंगे। तो जब भी आपसे कोड पूछा जाए तो आप डाल देना वहाँ पर सिंह साहब। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप की लिंक दे रखी है, वहाँ से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। अब जो ऑसिलेटरी मोशन होता है उसकी डेफिनेशन क्या है, टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन। आपने देखी होगी जैसे घड़ी होती है ना, घड़ी होती है उसके नीचे एक पेंडुलम लटका रहता है जो कि ऐसे ऐसे घूमता है ना। इधर जाता है फिर इधर जाता है फिर इधर जाता है, इधर जाता है फिर इधर जाता है फिर इधर जाता है। तो ये क्या कर रहा है, ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। टू एंड फ्रो मतलब कभी इधर जा रहा है, उसके बाद फिर इधर जा रहा है, फिर वापस इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये ऑसिलेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑसिलेशन एक सर्टेन पॉइंट, मिडल पॉइंट के अराउंड। क्या बात समझ में आ रही है, इसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो देखो अगर ये पार्टिकल यहाँ गया तो ये वापस भी इधर आएगा ऑब्वियसली। अगर इसको टू एंड फ्रो मोशन करना है तो यहाँ पर गया मान लो, तो इसको जब वापस इधर आना है, क्योंकि टू एंड फ्रो मोशन करना है तो ये इधर आना चाहिए। इधर आने के लिए इसको फोर्स यहाँ पर इस डायरेक्शन में चाहिए। ये फोर्स को हम बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। क्या कहते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है द फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन ये वाली है, मिडल वाली, इसके तरफ डायरेक्टेड है। एक्टिंग इन ऑक्सिलेटरी मोशन इज कॉल्ड रेस्टोरिंग फोर्सेस।
अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस रिस्टोर करने की कोशिश करने वाला क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्सेस कहलाती है। तो जैसे ये पार्टिकल यहाँ पर टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था, तो यहाँ गया तो फोर्स इधर लग रही होगी ताकि ये पार्टिकल को वापस अपनी मीन पोजीशन पर लेकर आए। जब ये पार्टिकल वापस यहाँ से आएगा, आगे निकल जाएगा यहाँ से, तो आपकी जो रिस्टोरिंग फोर्सेस होगी वो कहाँ लगेगी, वो इस डायरेक्शन में लगेगी, ताकि यहाँ पे जो पार्टिकल इधर निकल गया आगे मीन पोजीशन से, वापस ये इक्विलिब्रियम पर आ जाए। बात समझ में आ रही है? तो ये रिस्टोरिंग फोर्सेस का कंसेप्ट है, ठीक है। तो जो हम एसएचएम पढ़ते हैं ना, वो एक टाइप का ऑसिलेटरी मोशन ही है, तो उसके अंदर भी रिस्टोरिंग फोर्सेस होती हैं। अच्छा, एसएचएम क्या होता है? एसएचएम ये है, रिस्टोरिंग फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन ऑसिलेटरी मोशन। ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं अभी, है ना, कि रिस्टोरिंग फोर्सेस उसमें एक्ट करती है ऑसिलेटरी मोशन के अंदर, कोई नई बात नहीं है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। यहाँ पर एक कंडीशन लग गई, भाई रिस्टोरिंग फोर्सेस तो लग रही है, पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए किसके, डिस्प्लेसमेंट के। एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को। तो ये कंडीशन लग गई किसमें, एसएचएम होने के लिए। यहाँ पर ऑसिलेटरी मोशन जो है उसके अंदर तो सिर्फ फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही है। यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्सेस एक्ट तो कर रही है, बट उस पर एक कंडीशन है कि ये ट्रू होना चाहिए, जब भी हम क्या बोलेंगे उसको, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे, एसएचएम बोलेंगे। और ये तो पता ही है, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। रिस्टोरिंग फोर्सेस तो होती ही इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ डायरेक्ट करती हुई है, तो एसएचएम ये कंडीशन हो गई। क्या बात समझ में आई? तो ये जो कंसेप्ट है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ये बड़ा जरूरी है, ठीक है। और माइनस लगा देते हैं यहाँ पर। माइनस क्यों लगाते हैं? ये माइनस बताता है कि यहाँ पर आपका जो फोर्स है वो हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन को डायरेक्ट करता है। क्या बात समझ में आई? तो ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन की सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अच्छा, अब जो एसएचएम अपने को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है वो दो टाइप की, एक तो है लीनियर एसएचएम और एक होता है एंगुलर एसएचएम। तो सबसे पहले अपन ये पढ़ेंगे लीनियर एसएचएम। तो देखो, अगर मैं आपको लीनियर एसएचएम बताऊं, ठीक है, लीनियर अगर जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे जा रहा है, अगर इसको एसएचएम करना है इस पोजीशन के अबाउट, मैं इसको बोलता हूँ ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है या फिर मीन पोजीशन इसको बोलते हैं, इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन, ठीक है। अब इसके अराउंड इसको क्या करना है, ऑसिलेशन करना है। तो अगर मैं बोलता हूँ ये एक्स डिस्टेंस इस डायरेक्शन में आगे गया, एक्स डायरेक्शन में आ गया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर जो फोर्स लग रही होगी वो किधर लग रही होगी, वो इस डायरेक्शन में लग रही होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ, मीन पोजीशन की तरफ। और कितनी लग रही होगी, वो होगी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। भाई एक्स डिस्टेंस आगे गया ना, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, बीच में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आना चाहिए, क्योंकि एसएचएम हम करवा रहे हैं। यहां से आप बोल सकते हो एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। यहाँ पर जो के है ये क्या है, फोर्स कांस्टेंट। क्या है ये, फोर्स कांस्टेंट। अब ऐसे आपको याद आ गई कि माइनस के एक्स देख के स्प्रिंग की, किसकी, स्प्रिंग की। तो आगे इसको अपने स्प्रिंग से भी रिलेट करेंगे कि स्प्रिंग का जो मोशन होता है ना, वो भी क्या होता है, एक एसएचएम ही होता है, ठीक है। उसके केसेस हम डिस्कस करेंगे बाद में, अभी फिलहाल इतना सुनो। एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ये माइनस क्या बताता है कि हमेशा मोशन के उल्टे डायरेक्शन में लगती है। तो इधर अगर जा रहा है ये पार्टिकल, तो कहाँ पे लगेगी फोर्स, उल्टी डायरेक्शन में लगेगी। तो डिस्प्लेसमेंट किधर है आपका, भाई इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे, फोर्स किधर लग रही है, ऐसे लग रही है, तो ऑब्वियसली इसका उल्टा होगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। क्या है ये, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अब यहाँ से आप लिख सकते हो एफ को क्या लिखोगे, एम इंटू ए, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, ये भी माइनस के इंटू एक्स है। ए को आप लिख सकते हो क्या, डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स हो गया वापस। अच्छा, डी वी बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो वेलोसिटी होता है। यहाँ से आपके पास ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ से क्या आएगा, ये एम इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स। तो यहाँ से आप लिखोगे इक्वेशन, तो आपके पास आएगा क्या, डी स्क्वायर डी, आपका डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस के एक्स बाई एम। मैंने एम को नीचे भेज दिया यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्या आ गया, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स बाई एम इज इक्वल्स टू 0। ये जो कंडीशन आई ना आपकी, कौन सी वाली, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है ये है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अगर आपको पता लगाना है
कि कोई मोशन, कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट करके देखनी है। अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई करती है तो 100% वो क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। क्या बात समझ में आई? इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल। क्या कहते हैं? डिफरेंशियल। अब ये जो इक्वेशन है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? d² x बाई dt² प्लस ω² x इक्वल्स टू 0। ये तो यहाँ पर ओमेगा कितना हो गया आपका, ये ओमेगा लिखा है मैंने, इसकी जगह क्या लिखा हुआ है, ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिखा हुआ है, के बाय एम ही तो लिखा है। तो मैं बोल सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर क्या है, ओमेगा स्क्वायर है आपका के बाय एम। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई, जो ओमेगा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, के बाय एम। ये जो ओमेगा है ये क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या है ये, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हमने पढ़ा था ना उसके अंदर, सर्कुलर मोशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वही कंसेप्ट है ये, मैंने डिटेल में समझाया था वहाँ पर, आप देख सकते हैं उसको जाके। तो ओमेगा क्या है यहाँ पर, के बाय एम का अंडर रूट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखो ये जो इक्वेशन है ना आपकी, कौन सी वाली, d² x अपॉन dt² प्लस ω² x इज इक्वल्स टू 0, इसके सॉल्यूशंस होंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। इसका सॉल्यूशन होता है आपके पास x का सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन किस में है, x में है। x इक्वल्स टू आएगा आपके पास a साइन ω t प्लस फाई, ये इसका सॉल्यूशन होता है। क्या ये, ठीक है। अब बहुत सारे लोग इसको बहुत सारी इक्वेशन बताते हैं, a साइन ω t प्लस फाई या a कॉस ω t बताते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बताते हैं, बट एक्चुअली में आपके पास रियल इक्वेशन ये वाली है। और जो इनिशियल कंडीशंस होती है ना, उसके अकॉर्डिंग ये एक इक्वेशन भी चेंज हो जाती है। मान लो ये फाई जो है आपका, जो मैं बताऊंगा अभी, फाई क्या है, ये भी एंगल है ना एक तरह से। एंगल आपने 90 डिग्री कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ω t हो जाएगा। साइन ω t प्लस 90 डिग्री कितना होता है, कॉस हो जाता है। तो आपको बस ये कंडीशन याद रखनी है, बाकी तो क्या है, ये अंदर के वाला एंगल जो है ऊपर वाले साइन को चेंज करता रहता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये इक्वेशंस हो गई, ठीक है। तो अगर मैं मोशन की बात करूं, किसकी, तो मैंने मोशन की डेफिनेशन लिखी थी, x इक्वल्स टू a साइन ω t प्लस फाई। अभी याद रखो, मैं सब बताऊंगा आपको ना, a क्या है फाई क्या है। अभी बस इतना सुनो कि अगर टू एंड फ्रो मोशन है, क्योंकि एसएचएम है, तो क्या है टू एंड फ्रो मोशन, क्योंकि ऑक्सीलेटरी मोशन है ना, ऑक्सीलेटरी क्या होता है, टू एंड फ्रो होता है। पर एसएचएम में कंडीशन एक्स्ट्रा लगती है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, बाकी टू एंड फ्रो मोशन ही तो है। अच्छा, तो मान लो पार्टिकल आपका कैसे स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे ही इसका मोशन होता है, यहाँ पर जाएगा, वापस इधर आएगा, और यहाँ से ये ऐसे। तो एक्चुअली पार्टिकल कैसे जा रहा होगा, यहाँ से मान लो, यहाँ से ये ऐसे स्टार्ट हुआ, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, इस टाइप से। बात समझ में आ रही है? एक्चुअली ये थोड़ा मैंने गैप में बनाया, बट एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पे जाता है ऐसे, फिर वापस इसी लाइन में आता है, फिर वापस ऐसे जाता है। बात समझ में आ रही है? मतलब मैं फिर से बनाऊँ इसको अगर, तो आपका पार्टिकल कैसे जाएगा, आपका ये पार्टिकल है ये वाला, तो ये ऐसे गया, फिर ये वापस ऐसे आएगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये वापस इधर आएगा। बात समझ में आ रही है? पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। तो ये एक होता है कंप्लीट टाइम पीरियड, पूरा एक चक्कर काटना, ठीक है। जैसे गया था बिल्कुल वापस वो उसी पोजीशन पर आ गया। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी अगर बात करें, तो आपके पास इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू a साइन ω t प्लस फाई। इसमें ये x क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। किसी भी टाइम पर आपको अगर x पोजीशन फाइंड करनी हो, क्या फाइंड करनी हो, पोजीशन, जो कि डिस्प्लेसमेंट ही एक तरह से, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये x ही क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एम्पलीट्यूड क्या है यहाँ पर, एम्पलीट्यूड देखो, जब भी पार्टिकल मोशन करता है ना, जैसे मोशन यहाँ से यहाँ गया, फिर ये वापस नीचे आ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ पे आ गया, तो ये जो है आपका मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, मैं कह सकता हूँ ये आपकी मीन पोजीशन है, और ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी आपकी माइनस एक्सट्रीम पोजीशन है। तो ये आपका मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, एम्पलीट्यूड, ये भी आपका एम्पलीट्यूड ही होगा। क्या बात समझ में आ रही है? मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में डिस्टेंस क्या बोलते हैं उसको, एम्पलीट्यूड। तो ये जो इक्वेशन है कौन सी वाली, ये, इसमें ये एम्पलीट्यूड है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इतनी बातें हो गई। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की अपन बात ऑलरेडी कर चुके हैं। ओमेगा कितना आया था अपने पास, के बाय एम, ये आया था। अच्छा, एक्चुअली में अगर देखा जाए, मैं टाइम पीरियड की बात करता हूँ। टाइम पीरियड क्या होता है कि एक पूरा चक्कर काट दिया कोई, यही होता है ना। तो चक्कर कितना काटा, 2 पाई काटा, और टाइम उसको लगा t, एक टाइम पीरियड मतलब पूरा चक्कर काट लिया। अच्छा, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं अपन 2 पाई बाय टी, यही तो होता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, वेलोसिटी है ना, ये कितना एंगल घूमा कितने टाइम में,
तो 2 पाई घूम गया कितने टाइम में, एक टाइम पीरियड के अंदर। तो ऐसे आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से आप टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल सकते हो, किसकी, टाइम पीरियड की। अच्छा फ्रीक्वेंसी तो आपको पता ही होगा ना, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/f होता है, ये तो सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इतना काम की नहीं है इसमें, अपने एंगुलर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा काम की आती है। ये फॉर्मूला याद रखना, T = 1/f। अच्छा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टाइम पीरियड की, कितना आया था वो अभी लिखा था हमने, ओमेगा = 2 पाई/t। तो यहाँ से t आ गया 2 पाई ओमेगा, कितना आ जाएगा 2 पाई ओमेगा, कितना है √k/m है, यही तो था। तो आपके पास टाइम पीरियड आ गया कितना, 2 पाई √m/k। जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये आपके पास टाइम पीरियड आ गया। कौन सा टाइम पीरियड है ये, यहाँ से स्टार्ट हुआ, इधर गया, वापस पीछे आया, इधर गया, वापस पीछे आया। तो जब ये पूरा चक्कर काट के आ गया, मतलब यूं ऐसे गया, यूं गया, फिर वापस घूम के आया ऐसे, तो उसको हम बोलते हैं एक पूरा टाइम पीरियड। ये उसकी वैल्यू है। क्या मैं बात समझ में आ रही है, ये क्या है, उसकी वैल्यू, ठीक है। अच्छा ये फेस क्या है, हमने लिखा था x = a sin ओमेगा t + phi, ठीक है। ये जो वैल्यू है ना साइन के अंदर, ये जो साइन के अंदर वैल्यू है, उसको हम बोलते हैं फेस। क्या बोलते हैं, फेस। बात समझ में आ रही है, फेस क्या होता है, एंगल। ये आपको बताता है पोजीशन। एक्चुअली में क्या बता रहा है ये x जो है आपकी, क्या बता रहा है, ये पोजीशन ही बता रहा है ना ये। और पोजीशन किस पे डिपेंड कर रही है भाई, a तो आपका कांस्टेंट है ना, एम्पलीट्यूड तो क्या है, मिनिमम पोजीशन आपकी जो मीन पोजीशन है और एक्सट्रीम पोजीशन, उसके बीच का डिस्टेंस, तो ये तो आपका कांस्टेंट ही रहेगा ऑक्सीलेटरी मोशन के अंदर। साइन ओमेगा t + phi, फिर ये आपका जो साइन ओमेगा t + phi ये तो डिसाइड कर रहा है कि x कहाँ है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है। तो जो फेस है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। जो फेस होता है, मैंने क्या लिखा, फेस = ओमेगा t + phi। क्या बात समझ में आ रही है, ये आपका फाई, ये आपका फेस हो गया। क्या चीज़ समझ में आई, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ये जो फाई है भाई, ओमेगा टी तो हमको पता है, ओमेगा क्या होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी क्या है, किसी भी मोमेंट पर आप टी निकाल रहे हो, कोई मतलब टी = 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स, वो ये जो फाई है ये होता है फेस कांस्टेंट। क्या होता है, फेस कांस्टेंट। क्या बात समझ में आ रही है, क्या होता है ये फेस कांस्टेंट, मतलब t = 0 पर आपका जो x है वो कहाँ है। जरूरी नहीं हमेशा 0 हो, हमेशा मीन पोजीशन से ही वो स्टार्ट करे, ऐसा जरूरी थोड़ी है भाई। जो SHM है वो यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, इधर से मीन पोजीशन उसकी यही रहे, पर t = 0 पे पार्टिकल यहाँ पर है। तो यहाँ पर x क्या होगा आपका, ये रहेगा पूरा एम्पलीट्यूड। बात समझ में आ रही है, तो t = 0 = x यहाँ पर a है, अगर ये वाला केस ले रहा हूँ मैं तो। बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पर हम फेस डिफाइन करते हैं, क्या डिफाइन करते हैं, फेस कांस्टेंट। ये फेस कांस्टेंट बताता है, जो फेस कांस्टेंट है ये आपको बताता है कि इनिशियल पोजीशन क्या है पार्टिकल की। जो फेस कांस्टेंट है वो बताता है इनिशियल पोजीशन क्या है विद डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है, इनिशियल पोजीशन विद डायरेक्शन, मतलब जैसे अगर ये पार्टिकल है यहाँ से चलने वाला है ये, तो अगर इनिशियल आपको फेस कांस्टेंट पता है तो आप बता सकते हो कि ये पार्टिकल कहाँ है। तो मान लेता हूँ अभी 0 पोजीशन पर ये पता चल गया, आप ये भी बता सकते हो कि यहाँ से ये ऐसे चलने वाला था या यहाँ से ऐसे चलने वाला था। बात समझ में आ रही है, ये दोनों चीज़ें आप यहाँ से बता सकते हो, ठीक है। तो इतनी बात हो गई। अच्छा अब वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी क्या होती है भाई, एक्स आपने लिखा था, डिस्प्लेसमेंट तो लिखा था ना, a sin ओमेगा t + phi, यही लिखा था। अच्छा अगर वेलोसिटी निकालनी क्या करोगे, dx/dt, dx/dt = आ जाएगा a cos ओमेगा t + phi, और अंदर का डिफरेंशिएशन इनटू ओमेगा, फाई तो कांस्टेंट है। तो आपके पास वैल्यू आ गई v की a ओमेगा cos ओमेगा t + phi। क्या बात समझ में आ रही है, ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है। तो ये वेलोसिटी आ गई आपकी, देखो ये भी ऑक्सीलेट हो रहा है, ओमेगा t + phi ये भी तो ऐसा ही फंक्शन है ना, ये भी तो ऐसा ही फंक्शन है, तो मतलब ये भी आपका क्या कर रहा है, SHM। तो पोजीशन में SHM तो हो ही रहा है, वो तो दिख ही रहा है हमको। जो आपकी वेलोसिटी है वो भी क्या करती है, SHM करती है। क्या बात समझ में आ रही है। अच्छा यहाँ से अगर हम फॉर्मूला निकालना चाहें a आपका v a और x के बीच में, तो आप कैसे निकालोगे, देखो यहाँ से कर दो आप v², तो आपके पास आ जाएगा a² ओमेगा² cos² ओमेगा t + phi, आपके पास ये आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ v² = a² ओमेगा² इंटू 1 - sin² ओमेगा t + phi, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू क्या है, ये है आपकी x² / a²। देखो यहाँ से इस वाली वैल्यू से समझ में आ रहा है,
इस वैल्यू से x बाय ए हो जाएगा ना, ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, उसका स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी वी स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। यहाँ से आप लिख सकते हो वी स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, आपके पास वैल्यू आई वी इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? वेलोसिटी की। तो किसी भी डिस्प्लेसमेंट पर, मतलब आपको कोई पोजीशन पता है ना, आपको बोल रहा है कि एक्स अभी जो है वो जीरो से स्टार्ट हुआ था, है ना, एक्स जीरो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और वो एक्स इक्वल्स टू जब 3 मीटर पे होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? आपको ओमेगा भी पता है, एम्पलीट्यूड भी पता है, तो कैसे निकाल सकते हो? सीधे ऐसे निकाल सकते हो, एक्स इक्वल्स टू 3 डाम यहाँ पर डाल लेना, तो आपके पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी। क्या बात समझ में आ रही? अच्छा, अब यहाँ से बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात पता चलती है अपने को, वो क्या कि अगर मैं इसको देखूँ वी इज इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए तो एम्पलीट्यूड है, अगर मैं वी मैक्स निकालना चाहूँ, वी मैक्स मतलब इसमें से मिनिमम माइनस हो तभी तो वी मैक्स आएगा। तो एक्स को क्या पुट करना पड़ेगा मेरे को? 0 पुट करना पड़ेगा। तो मैं बोल सकता हूँ वी मैक्स कहाँ पर आता है? एक्स इक्वल्स टू 0 पर, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। कहाँ पर? इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। तो वी मैक्स आता है आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, और कितना आता है वो? वी मैक्स आता है आपके पास ओमेगा ए। तो वी मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? ए ओमेगा। क्या बात समझ में आई? सो इससे ज़्यादा आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वेलोसिटी की वो पॉसिबल नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर अपन ये देखें कि वी मिनिमम कितना होगा, तो मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा ये सब इसको मिनिमम करना है ना अपने को, तो इसमें से पूरा का पूरा ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर ही घट जाए तो 0 हो जाएगा ये तो क्या एक्स की वैल्यू ए हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा। किस पे होगा? एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो आपकी जो वी मिनिमम आती है वो कहाँ पर आती है? एक्सट्रीम पोजीशन पर। और हम जानते भी हैं कि जैसे पार्टिकल यहाँ से जाता है और वापस लौट कर आता है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली यहाँ पर वेलोसिटी क्या हुई होगी? 0 ही हुई होगी। भाई अगर यहाँ पर पार्टिकल आ रहा है और वापस घूम के जा रहा है तो क्या होगा? यहाँ पे टर्न हो गई ना वेलोसिटी, ऐसे आ रही तो 0 हुई होगी, उसके बाद ही तो वापस नेगेटिव डायरेक्शन में इधर बढ़ी होगी। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू यहाँ पर 0 होगी। कहाँ पर? एक्सट्रीम पोजीशन पर। क्या बात समझ में आई? ये आपका ए है, तो वी वेलोसिटी मिनिमम कितनी है? 0 है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये आपकी वेलोसिटी वाली बात हो गई। ठीक है, एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। भाई वी की वैल्यू आपके पास आ गई, कितनी आई? आपके पास वी की वैल्यू आई वी इक्वल्स टू आपके पास ओमेगा कितनी? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ये आई। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू ए होता है, ये कितना हो जाएगा? ए ओमेगा माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, इसका डिफ्रेंशिएशन प्लस 5 इंटू ओमेगा, ये हो जाएगा। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी ए इज इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, कितना? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब इसकी हम बात कर सकते हैं, इसकी मैक्सिमम मिनिमम की। देखो, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इस क्वांटिटी को मैं देखूँ तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है एक्स बाय ए, यही तो लिखा हुआ है। भाई एक्स क्या होता है? ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो ये एक्स बाय ए लिखा हुआ है। यहाँ से आप बोलोगे क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स बाय ए। ये ए से ए कट गया, आपके पास आंसर क्या है? आंसर है हमारे पास ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बात समझ में आ रही है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये माइनस क्या बता रहा है? कि डिस्प्लेसमेंट के हमेशा अपोजिट है, तो ऑब्वियसली अपोजिट होता ही, क्योंकि आपकी जो फोर्स थी वो कैसी थी? अपोजिट थी ना। फोर्स ही क्या होती है? फोर्स ही तो एक्सेलरेशन जनरेट करती है, तो एक्चुअली वहाँ पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ही अपोजिट है, उसलिए तो फोर्स में नेगेटिव आ रहा था, तो यहाँ पर देखो नेगेटिव आ गया। क्या बात समझ में आ रही? अब यहाँ पर हम निकाल सकते हैं ए मैक्सिमम ए मिनिमम। ए मैक्सिमम निकालना हो मुझे तो क्या निकालूंगा? ये आता है मेरे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो इसको सबसे ज़्यादा कर दूँ, कितना हो सकता है सबसे ज़्यादा? ये ए हो सकता है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ये आपका ए मैक्सिमम है। कब? एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे हम बोल सकते हैं जो आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, जब वहाँ पर आपका ए मैक्सिमम होने वाला है। और अगर ए मिनिमम की बात करूँ तो क्या करोगे? एक्स को 0 पुट कर दोगे ताकि ये 0 हो जाए। तो आपका ए मिनिमम कहाँ है? मीन पोजीशन पर। क्या हमें बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर मैं मैक्सिमम की बात करूँ और मैं मिनिमम की बात करूँ, ठीक है, तो आपका जो एक्सेल यहाँ पर वेलोसिटी लिखते हैं और यहाँ पर एक्सेलरेशन लिखते हैं, ये कब आता है? मैक्सिमम।
वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ आती है, एक्स इक्वल्स टू 0 पर आती है, और ये एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए पर आती है। ये कब आती है मैक्सिमम, ये आती है एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए पर, और ये आती है एक्स इक्वल्स टू 0 पर। क्या बात समझ में आ रही है कि हम कैसे कर रहे हैं ये? ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है, जब आपकी जो मीन पोजीशन है उस पर जब पार्टिकल वहाँ से गुजर रहा होता है, और आपका मिनिमम कब आती है, जब ए पे होती है, स्टॉप पे हो जाती है वहाँ तो रेस्ट पर आ जाती है ना। और ए आपका मीन पोजीशन पर क्या होता है, 0 होता है, और मैक्स पोजीशन पर कितना होता है, जब आपका एक्स इक्वल्स टू ए हो जाएगा तब वहाँ पर ए मैक्सिमम होता है। क्या बात समझ में आई? तो ये हमको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये गिवन है क्वेश्चन, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर टू 4 प्लस 4x इक्वल्स टू 0 गिवन है, आपको निकालना है टाइम पीरियड टी। कितना आसान क्वेश्चन है। ये कैसे लिखा हुआ है, ओमेगा स्क्वायर एक्स की तरह लिखा हुआ है, तो ओमेगा स्क्वायर कितना है आपका, ये है आपका 4, तो ओमेगा कितना आ गया 2, और टी क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो 2 पाई बाय 2, तो पाई आपका आंसर है। क्या बात समझ में आई? तो ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है क्या, इक्वेशन दे दी है आपको एक, है ना, आपको बोल रहे हैं टाइम पीरियड निकालो, वी मैक्स निकालो, एम्पलीट्यूड निकालो। तो कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड क्या है, ओमेगा टी ये लिखा हुआ है, तो आपका ओमेगा कितना है, वो पाई है, तो 2 पाई बाय पाई, यही तो होता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो 2 पाई बाय पाई, तो आपका पास 2, तो क्या आ गया, टाइम पीरियड निकल कर आ गया। वी मैक्स क्या होता है, ए ओमेगा, यही होता है ए ओमेगा। ए कितना है आपका, ये 5 है भाई, ए कितना है, ये 5 है, आगे जो लिखा रहता है, तो 5 इंटू ओमेगा, 5 इंटू ओमेगा, ओमेगा कितना है आपके पास, पाई है, तो 5 पाई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या, ओमेगा आपको गिवन है, ए आपको गिवन है, आपको निकालना है टाइम पीरियड वी मैक्स, ए मैक्स, वी इक्वल्स टू वी एट एक्स इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड स्पीड एट टी इक्वल्स टू 1/6 सेकेंड अज्यूमिंग दैट द मोशन स्टार्ट एट टी इक्वल्स टू 0। चलो अब हम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई बाय ओमेगा होता है, तो 2 पाई बाय 6.28, ये 3.14 होता है, 3.14 और नीचे लिखा है 6.28, क्या पता चल रहा है डबल लिखा हुआ है नीचे, ये 2 से कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 1 सेकेंड। बात समझ में आ रही है? ये क्या लिखा हुआ है 3.14 लिखा है ना, और इसका डबल नीचे लिखा हुआ है, तो 1 आ गया आपके पास आंसर। क्या बात समझ में आई? अच्छा वी मैक्स कितना निकालेंगे, वी मैक्स नेक्स्ट पेज पे निकालता हूँ। जो आपका वी मैक्स होगा वो कितना होगा, ए ओमेगा, क्या होगा ए इंटू ओमेगा, ओमेगा कितना है 6.28, ए कितना है आपका 10 है, तो 62.8। बात समझ में आ रही है? अच्छा ये तो 10 सेंटीमीटर के अंदर गिवन है ना, ये तो जी अपन भूल ही गए, ए ओमेगा है ना यहाँ पर, तो ए किस में आता है, मीटर के अंदर आता है, 10 सेंटीमीटर है यहाँ पर, तो 10/100 इंटू ओमेगा, ओमेगा कितना है 6.28, कितना है 6.28, तो आपके पास जो वी मैक्स आया वो कितना है 0.628 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसकी मैक्सिमम स्पीड आ गई। आपके पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है, क्या निकालना है ए मैक्सिमम। ए मैक्सिमम क्या होता है, ए मैक्सिमम होता है ओमेगा स्क्वायर ए, यही तो होता है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर देना, ए यहाँ से पुट कर देना, उसकी वैल्यू भी आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, v एट 6 इक्वल्स एक्स इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स, तो क्या निकालेंगे इसमें, हमको पता है ऑलरेडी v का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है ना। तो यहाँ से क्या बोलो वैल्यू पुट करोगे, यहाँ से ओमेगा की मतलब 6.28 अंदर 10 का स्क्वायर माइनस, इसको मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में ले रहा हूँ, तो ये भी आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा, और ये एक्स का स्क्वायर, एक्स कितना है 36, 6 का स्क्वायर, यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर निकल कर आएगा क्या 50.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेंटीमीटर में पुट करा है मैंने सीधा 10। बात समझ में आई? तो वेलोसिटी एट एक्स इक्वल्स टू 6 मेरे पास निकल कर आ गई। अब मुझे निकालना है स्पीड एट टी इक्वल्स टू 1/6 सेकेंड अज्यूमिंग द मोशन स्टार्ट्स एट टी इक्वल्स टू 0। ये आपको कह रहे हैं कि टी इक्वल्स टू 0 पर मोशन स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मोशन स्टार्ट हुआ है कहाँ पर, टी इक्वल्स टू 0 पर मोशन स्टार्ट्स का मतलब है वेलोसिटी 0 होगी उस टाइम पर, तो t इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी 0 होती है, और वेलोसिटी 0 कब होती है, मतलब वेलोसिटी मिनिमम एक्सट्रीम एंड्स पर, कहाँ पर होती है एक्सट्रीम एंड्स पर। तो आपको ये बताना चाह रहा है कि t इक्वल्स टू 0 पर जो x है वो आपका प्लस माइनस a में से कुछ है। क्या बात समझ में आ रही है, x क्या है प्लस माइनस a है, कब, जब आपका एक्सट्रीम एंड्स पर है, क्योंकि वेलोसिटी 0 गिवन है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, t इक्वल्स टू 0 पे मोशन अगर स्टार्ट हो रहा है तो वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 कब होती है एक्सट्रीम एंड्स पर होती है। क्या बात समझ में आई? अच्छा अब देखो, अगर मेरे को ये इक्वेशन निकालनी हो, भाई इक्वेशन निकालने की जरूरत पड़ेगी ना, तो मैं को जानता हूँ मैं x इक्वल्स टू होता है अपने पास a साइन ओमेगा टी प्लस फाई,
ये होता है। अच्छा, इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो आ जाएगा मेरे पास v इज टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। हमको गिवन है टी इक्वल्स टू जीरो पर वेलोसिटी इक्वल्स टू जीरो है, तो टी इक्वल्स टू जीरो डालोगे यहाँ पर तो आपके पास v इक्वल्स टू जीरो आएगा, तो आपके पास आ गया आंसर कॉस फाइव इज इक्वल्स टू जीरो। ये आ गया, फाइव जीरो है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कॉस फाइव जीरो, इसका मतलब क्या है, ये 90 डिग्री है। क्या है ये, 90 डिग्री। बात समझ में आई। अच्छा, यहाँ पर 90 डिग्री पुट कर दो तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, फाइव की वैल्यू नहीं मिल गई ना आपको, कॉस फाइव अगर जीरो है तो फाइव 90 डिग्री है, 90 डिग्री यहाँ पर पुट कर दो, एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, इसकी वैल्यू होती है ए कॉस साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू कितना होता है, ये होता है आपका कॉस ओमेगा टी। क्या बात समझ में आई। तो आपके पास जो नेट इक्वेशन आई ना वो ये वाली आई, ए कॉस ओमेगा टी। इसलिए कुछ कुछ लोग आपकी ये पहले लिखवा देते हैं इस इक्वेशन को, बट एक्चुअली में अपन ने निकालना सीख दिया है ना कि ये इक्वेशन आई कैसे। तो अलग अलग सिचुएशन है, यहाँ पर वो एक्सट्रीम एंड से मोशन स्टार्ट हो रहा था। कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, एक्सट्रीम एंड से, मतलब अगर ये जीरो है मीन पोजीशन और ये एक्सट्रीम एंड से, तो मोशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा था ऐसे। क्या बात समझ में आई। तो उस केस के अंदर आपकी इक्वेशन क्या आई, एक्स इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ से अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, v वेलोसिटी डिफ्रेंशिएट करती ये आ जाएगा a ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी, ये आ जाएगा। अब क्या निकालना है आपको, t इक्वल्स टू 1/6 सेकेंड्स पे निकालना है, t इक्वल्स टू 1/6 सेकेंड पे स्पीड निकालनी है, तो स्पीड यहाँ से निकाल लो। क्या आएगा, a आपका है 10 सेंटीमीटर 10/100 इंटू ओमेगा कितना है 6.28 इंटू माइनस साइन ओमेगा टी, ओमेगा आपको पता है 6.28 इंटू 1/6। यहाँ से आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 54.4 सेंटीमीटर सेकेंड्स। क्या बात समझ में आ रही है। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। क्या बात समझ में आई। तो स्पीड ही निकालनी है तो नेगेटिव साइन को आप इग्नोर कर देना। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, वैसे नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास ये आंसर आ गया, ठीक। अच्छा, अब इक्वेशन ऑफ मोशन अपन लिखना सीख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखते हैं, अगर मैं लिखूँ आपको सबसे पहले इक्वेशन ये लिखनी है, क्या, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि मैंने आपको बस ये इक्वेशन बताई है, बाकी सब हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करते करते याद हो जाती है आपको, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करें हुए हो, ठीक है। तो मुझे पता है टी इक्वल्स टू जीरो पर जो पार्टिकल है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो मुझे पता है एक्स इक्वल्स टू जीरो पर पार्टिकल जब टाइम इक्वल्स टू जीरो है तो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, टी इक्वल्स टू जीरो पुट करूंगा तो एक्स इक्वल्स टू जीरो आएगा क्योंकि मीन पोजीशन पर है, टी इक्वल्स टू जीरो पर। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू हो गई साइन फाइव इज इक्वल्स टू जीरो। तो फाइव की वैल्यू हो सकती है आपके पास या तो जीरो या फिर 180 डिग्री, मतलब या तो पाई, क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है या पाई हो सकती है। अब इसमें से मुझे कैलकुलेट करना है कि जीरो होगी या पाई होगी, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो मेरे पास आती है वैल्यू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अच्छा, यहाँ से देखो, अगर मुझे यहाँ पर इसको मैं जीरो रख दूँ, इधर जीरो लिख सकता हूँ और इसको मैं या तो पाई लिख सकता हूँ। क्या बात समझ में आ रही है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर t इक्वल्स टू जीरो डालता हूँ तो मेरी वैल्यू क्या आती है, v इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस फाइव, यही आती है t इक्वल्स टू जीरो पर, है ना, वो मीन पोजीशन पर रखा हुआ है। तो वेलोसिटी कितनी होगी, ए ओमेगा कॉस फाइव। अब फाइव की वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं, जीरो या फिर पाई। अगर मैं जीरो रखता तो वेलोसिटी क्या आती है आपकी, ए ओमेगा आती, और अगर मैं यहाँ पर पाई रखता तो वेलोसिटी कितनी आती, माइनस ए ओमेगा आती, क्योंकि कॉस ऑफ पाई -1 होता है, तो माइनस ए ओमेगा आती है। कब आती है, जब पाई रखते। अच्छा, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव आनी चाहिए। तो वेलोसिटी पॉजिटिव किस केस में आएगी, इस वाले केस में आएगी। तो आपको जो रियल वैल्यू मिली फाई की वो क्या है, वो जीरो है, पाई नहीं है। क्या बात समझ में आई। और जैसे आपको ये इक्वेशन मिल गई तो क्या करना है आपको, बस यहाँ पर पुट कर देना एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई इस वाले केस के लिए। क्या बात समझ में आई। और दूसरा केस जो है इसके अंदर वेलोसिटी नेगेटिव में है, भाई बाकी सब चीज़ें तो सेम है, वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव में। तो आपको यहाँ पर क्या पुट करना पड़ेगा, पाई पुट करना पड़ेगा, तभी तो नेगेटिव वेलोसिटी आएगी। तो यहाँ पर पाई पुट कर देना, तो आपके पास इक्वेशन क्या आएगी, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। क्या बात समझ में आई। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये वाला जो केस है ये आपको मैंने अभी डिस्कशन करा है ना, क्वेश्चन के रूप में। टी इक्वल्स टू जीरो पे वो एक्सट्रीम एंड पे था, तो क्या आंसर आया था अपना, एक्स इक्वल्स टू ए
कॉस ओमेगा टी, यही आई थी इक्वेशन। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये कैसे हम डिस्कस कर चुके हैं अगर आपको याद हो अभी पहले, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन के रूप में, ठीक है। यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन गिवन है। इस बार ये इधर से स्टार्ट हो रहा है, पिछली बार कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, इधर से स्टार्ट हो रहा था। इस बार कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इधर से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या होगा, बस आपकी वेलोसिटी डिफरेंट होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। तो क्या करोगे यहाँ पर, x इक्वल्स टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमको ये याद रखना है कि जब ये एक्सट्रीम एंड से स्टार्ट होता है मोशन, तो हमेशा इक्वेशन क्या आती है, ए कॉस ओमेगा टी आती है। अगर वो नेगेटिव एंड से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस लगा दो, अगर वो पॉजिटिव एंड से स्टार्ट हो रहा है तो पॉजिटिव रहने दो। क्या बात समझ में आई? तो ऐसे हम इस इक्वेशंस रख सकते हैं। अगर बीच में है, अगर बीच में इधर जा रहा है तो ए साइन ओमेगा टी, अगर इधर जा रहा है तो ए माइनस ए साइन ओमेगा टी। क्या बात समझ में आई? एक क्वेश्चन अच्छा सा इस पे कर लेते हैं। आपको बोला जा रहा है कि ना एक्सट्रीम एंड पर ना मिडल पोजीशन पर, मतलब ना मीन पोजीशन पर, बीच में a/2 पर मोशन स्टार्ट हो रहा है। तो इक्वेशन क्या लिखनी है आपको? इक्वेशन तो हमको एक ही पता है। क्या पता है? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इक्वेशन तो मुझे सिर्फ एक ही यही मालूम है। क्या बात समझ में आई? अच्छा, यहाँ से क्या लिखोगे, x a/t इक्वल्स टू 0 पर x क्या है, प्लस a/2 है। तो a/2 है कब, t इक्वल्स टू 0 पर। तो t इक्वल्स टू 0 रख दोगे तो क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा सीधा, ओमेगा टी 0 हो जाएगा। ये a से a कट गया। जो फाइव की वैल्यू है आपके पास, फाइव की वैल्यू कितनी आई, हाफ इक्वल्स टू साइन फाइव। अब यहाँ से आप फाइव की वैल्यू निकाल सकते हो, दो आएगी। कितनी आएगी, एक तो आ जाएगी 30 डिग्री, साइन 30 भी आपका क्या होता है, हाफ होता है। और एक होता है साइन 150 डिग्री, वो भी क्या होता है, वो भी हाफ होता है। बात समझ में आ रही? पर इसमें से कौन सा, इसमें से कौन सा? तो मुझे पता है अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ उसको तो मैं लिख सकता हूँ v इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये लिखूंगा। t इक्वल्स टू 0 पर क्या है, वेलोसिटी ए ओमेगा कॉस फाइव। क्या बात समझ में आ रही है? किधर है वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव है। तो क्या वैल्यू रखूं इसमें से, इन दोनों में से फाइव की वैल्यू क्या रखूँ यहाँ पर, ये t इक्वल्स टू 0 पर नेगेटिव है, ऑब्वियसली 150 डिग्री रखना पड़ेगा। तो आपके पास जो फाइव का आंसर आया वो कितना आया, फाइव इक्वल्स टू 150 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, a साइन ओमेगा टी प्लस 150 डिग्री। क्या बात समझ में आई? तो ऐसे हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है अच्छा सा। क्या बोला जा रहा है, एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि अगर अगर आपको ये अभी तो अपन क्या बात कर रहे थे कि x इक्वल्स टू 0 अपन मीन पोजीशन ले रहे थे। क्या ले रहे थे, मीन पोजीशन। बट एक्चुअली में ऐसा कभी ज़्यादातर होता नहीं है ना। आपको कभी कभी ऐसा दिया जाता है कि x इक्वल्स 0 जो है आपकी, x इक्वल्स टू जो 0 है वो मीन पोजीशन नहीं है। मीन पोजीशन x इक्वल्स टू 2 है, या x इक्वल्स टू 4 है, या x इक्वल्स टू -2 है। ऐसे कभी कभी दे दिया जाता है, ठीक है, जो अपन क्वेश्चन अभी करने वाले। तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है कि जो इक्वेशन अपन लिखते हैं ना, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, अगर आपकी मीन पोजीशन 0 है तो ये इक्वेशन है। अगर आपकी मीन पोजीशन x इक्वल्स टू एक्स नॉट है, ये आपकी क्या है, मीन पोजीशन। तो इस इक्वेशन में क्या चेंज करना है, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या बात समझ में आई? और जब आपका एक्स नॉट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, जो कि हम जनरल केस में मानते ही हैं, तो उसमें सीधा इक्वेशन क्या हो जाती है, एक्स नॉट को 0 पुट कर दो तो वापस यही इक्वेशन आ जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये एक्स नॉट क्या लिखा है मैंने, मीन पोजीशन का डिस्टेंस। क्या लिखा है, मीन पोजीशन का डिस्टेंस। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ से इक्वेशन है f इक्वल्स टू 8 माइनस 2x। आपको बोला जा रहा है रिलीज एट रेस्ट फ्रॉम x इक्वल्स टू 6 मीटर्स। यहाँ से रेस्ट से रिलीज कर दिया। तो पहले पूछने के SHM है क्या, तो कंडीशन चेक कर लेते हैं। क्या होना चाहिए, f इक्वल्स टू माइनस kx जैसा कुछ होना चाहिए। तो यहाँ से आ रहा है क्या, देख लो, f इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये आ जाएगा -2x प्लस 8। क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस, आपका क्या, 2 को कॉमन ले लो बाहर, 2 को आपने कॉमन ले लिया, यह आ जाएगा -x आपका प्लस 4, ये आ जाएगी। अच्छा, अब देखो ये इक्वेशन कैसी है, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, हो तो रहा है यहाँ से प्रूफ, तो यह SHM है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना वो 0 नहीं है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होता है भाई, इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब है आपका जो एक्सेलरेशन है वो 0 होता है ना। ये हमको पता है, एक्सेलरेशन 0 मतलब फोर्स भी आपका 0 है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर फोर्स 0 लगता है। तो अगर मुझे इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालनी हो तो क्या करूंगा, मैं इस फोर्स की वैल्यू को 0 के इक्वल कर दूंगा। तो -2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4। तो ये क्या है आपकी x नॉट, इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से हम इक्वेशन जो लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे,
एक्स माइनस एक्स नॉट क्या है 4 इज इक्वल्स टू ए चलो अभी निकालेंगे ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या बात समझ में आई? तो देखो अब x इक्वल्स टू 4 आपको क्या गिवन है, मीन पोजीशन गिवन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, और आपको बोला जा रहा है रेस्ट से छोड़ा है कब, x इक्वल्स टू 6 मीटर पर। रेस्ट कब होता है, एक्सट्रीम एंड पर। कहाँ पर, एक्सट्रीम एंड पर। इसका मतलब ये कि x इक्वल्स टू 6 क्या है, एक एक्सट्रीम एंड है। तो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। तो आपका जो मीन पोजीशन है वो क्या है 4 है, और जो एक्सट्रीम पोजीशन है वो क्या है 6 है। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है 2, तो आपका एम्पलीट्यूड कितना हो गया 2 हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से आप क्या और इसको सॉर्ट कर लो, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये इक्वेशन हो गई। अच्छा अब आपको क्या निकालना है भाई, एक्सट्रीम एंड से स्टार्ट हुई है, हमको ये भी पता है कहाँ से स्टार्ट हुई है, एक्सट्रीम एंड से। एक्सट्रीम एंड का मुझे फॉर्मूला याद है, क्या होता है फॉर्मूला एक्सट्रीम एंड का, ए कॉस ओमेगा टी, याद है, ए कॉस ओमेगा टी ये होता है। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको प्रूव करूंगा, इससे डायरेक्ट लिख दो, ये क्या लिख दूंगा, ए कॉस ओमेगा टी, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका जब भी एक्सट्रीम एंड से कोई मोशन स्टार्ट होता है तो ए कॉस ओमेगा टी या माइनस ए कॉस ओमेगा टी यही होता है। तो सीधा लिख दो, एक्स माइनस 4 कितना आ गया आपके पास, ए कॉस ओमेगा टी, ये आ गया। कुल मिला के जो पाई है आपका वो क्या है, जो फाई है वो पाई बाई 2 है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से इक्वेशन हो गई। अच्छा अब देखो यहाँ से हमको क्या निकालना है, ओमेगा। ओमेगा तो ना 2, तो आपका जो ए है वो तो क्या है 2 आ गया, एक्स माइनस 4 इज टू 2 कॉस ओमेगा टी आ गया। ओमेगा आपको निकालना है। ओमेगा कैसे निकालोगे भाई, अपने को पता है कि ओमेगा क्या गिवन है, यहाँ से हमको ये पता है ना कि आपका जो फोर्स होता है वो क्या होता है माइनस के एक्स ऐसा कुछ होता है। तो के जो है यहाँ पर, यही तो बात है यहाँ पर, के में के की वैल्यू क्या होती है आपकी, ओमेगा की वैल्यू होती है आपकी के बाय एम अंडर रूट ऑफ के बाय एम, यही तो होती है। तो आपको मास मान लो, मास आपको गिवन है 2 kg, कितना गिवन है 2 kg। तो यहाँ से के की वैल्यू आप निकाल सकते हो, के की वैल्यू कितनी आएगी -2 लिखा हुआ है ना, एफ इज टू -2x + 8 है, तो के की वैल्यू कितनी है 2 है, इज टू कितनी आ जाएगी ये, ओमेगा इज टू अंडर रूट ऑफ के है 2, मास से भी है 2, तो ये 2 से 2 कट गया, आपके पास वैल्यू आ गई 1। क्या बात समझ में आई? तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो आप यहाँ से लिख सकते हो x माइनस 4 इज टू 2 कॉस टी, ओमेगा 1 है, x इक्वल्स टू 4 प्लस 2 कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टी नहीं टी, क्योंकि ओमेगा क्या है 1 है। और टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, इसका मतलब है 2 पाई, क्योंकि ओमेगा क्या है 1 है। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन भी निकल कर आ गई। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि हम कैसे इक्वेशंस को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब एनर्जी ऑफ एसएचएम की बात कर लेते हैं, किसकी, एनर्जी ऑफ एसएचएम। अब देखो अगर वो ऑक्सीलेशन कर रहा है, वेलोसिटी से चल रहा है, एक्सेलरेशन उसके पास है, तो ऑब्वियसली उसके पास क्या है, एनर्जी भी है ना। तो मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी की मैं बात करूँ, अगर 2 टाइप की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ तो क्या लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी को, हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसे लिखता हूँ। अच्छा देखो हाफ एम वी स्क्वायर, वी कितना होता है हाफ एम, क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? ऐसे ही लिखते हैं। यहाँ से आपके पास वैल्यू हो जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? क्या आ गया ये? अच्छा ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, हाफ इंटू एम इंटू अंडर रूट ऑफ के बाय एम, यही होती है, इंटू स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप लिख सकते हो हाफ इंटू एम इंटू के अपॉन एम इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एम से एम कट गया, आपके पास जो इक्वेशन आई वो क्या आई, हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? तो ये आपके पास क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आ गई। क्या बात समझ में आ रही है? अब काइनेटिक एनर्जी अगर मैक्स आपको निकालनी हो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मुझे अगर निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा, इसको आपको मैक्सिमम करना, यही काइनेटिक एनर्जी है। मैक्सिमम करना तो क्या करोगे, एक्स इक्वल्स टू 0 पे पुट कर दो। और हम जानते भी है जब मीन पोजीशन है, एक्स इक्वल्स टू 0 क्या है, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पर वी मैक्स होता है, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा वेलोसिटी, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी सबसे ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा, तो वी मैक्स पर के मैक्स आएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर आपके पास, हाफ के ए स्क्वायर। तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई।
क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक और चीज़ कर सकते हैं। आपने लिखा हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी को, तो इसे लिख सकते हैं हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ऐसा भी तो लिख सकता हूँ मैं, है ना? ऐसा भी तो लिख सकता हूँ। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये m से आपके पास k बाय m रह जाएगा, तो m से m कट जाएगा, ये बच जाएगा k हाफ ए स्क्वायर के इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या बात समझ में आई? तो यहाँ से आपके पास t की टर्म्स में भी निकल कर आ गई। काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी हो किसी टाइम t पे, तो कैसे निकालोगे? हाफ के स्क्वायर इज टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर आपसे पूछे कोई कि बताओ कि काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू कब से कब तक, जीरो से पूरे टाइम पीरियड के अंदर, एक टाइम पीरियड में काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू क्या है, तो क्या लिखते हो काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू? इसका एवरेज, इसका एवरेज, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का एवरेज तो वही रहता है हाफ के ए स्क्वायर। इसका एवरेज क्या होता है आपको पता होना चाहिए, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव का जो कॉस स्क्वायर का टर्म है ना, इसकी एवरेज अपन निकालते हैं टाइम पीरियड के अंदर, तो कितना आता है? हाफ आता है, तो इंटू हाफ, तो आपके पास आंसर आ गया के ए स्क्वायर बाय फोर। तो ये आपका क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी का एवरेज पूरे एक टाइम पीरियड के अंदर। क्या बात समझ में आई? और ऐसे ही यहाँ पर भी कर सकते हैं। अगर आपको ये इक्वेशन गिवन है ना, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन किस में गिवन है आपको? एक्स की टर्म्स में गिवन है। कितनी है? हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको नहीं निकालना हो कि काइनेटिक एनर्जी का एवरेज कहाँ से, एक एम्पलीट्यूड में, मतलब जब वो यहाँ से यहाँ तक जाता है तो कितना एवरेज निकालेगा, तो क्या निकालोगे? इसका एवरेज, मतलब हाफ के एवरेज कैसे निकालोगे? इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए, यही आएगा। इंटीग्रेट कर दो, क्या आ जाएगा? हाफ के, ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री। कहाँ से कहाँ तक? जीरो से लेकर ए तक, और ये ए नीचे आ गया। यहाँ से आपके पास वैल्यू हो जाएगी हाफ इंटू के इंटू क्या आ जाएगा? ए क्यूब माइनस ए क्यूब बाय थ्री अपॉन ए। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी पास हाफ के, ये आ जाएगा ए क्यूब, थ्री ए क्यूब, टू ए क्यूब बाई थ्री अपॉन ए, ये ए से ए के कट गया, टू से टू कट गया, आपके पास आंसर आ गया के ए स्क्वायर बाय थ्री। तो जीरो से ए तक जब आप जाते हो, जब काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू कितनी होती है? के ए स्क्वायर बाय थ्री होती है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसे काइनेटिक एनर्जी के साथ हम खेल सकते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एक्स पे डिपेंड करती है। ऐसे करते हैं ना, कोई ब्लॉक को आपने ऊपर रख दिया एक्स डिस्टेंस, तो आप क्या बोलते हो? एम जी एक्स बोलते हो ना। वैसे ही यहाँ पर भी है, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हाफ के एक्स स्क्वायर। यही आपकी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब क्या करना है? हाफ के एक्स स्क्वायर है, हाफ के एक्स स्क्वायर मतलब हाफ के एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? हाफ के एक्स की वैल्यू क्या होती है? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का होल स्क्वायर। ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या बात समझ में आई? तो ये आपका क्या हो गया? टाइम का फंक्शन हो गया, किसका? पोटेंशियल एनर्जी का। अच्छा, अगर मैं टोटल एनर्जी लिखना चाहूँ, क्या लिखना चाहूँ? टोटल एनर्जी, तो ये क्या होती है? ये होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो लिख लो यहाँ से, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैं एक्स के टर्म्स में लिख रहा हूँ, वो होती है हाफ के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस ये क्या होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। ये होती है और ये होती है। अभी हमने पढ़ा है, तो देखो हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हाफ के माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी यहाँ पे, तो ये दोनों कट जाएंगे यहाँ से। क्या कट जाएगा? के स्क्वायर बाई टू माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस के एक्स स्क्वायर बाय टू, तो ये दोनों कट जाएंगे यहाँ से। आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा? ये। तो टोटल एनर्जी जो आई आपकी वो कितनी आई? हाफ के ए स्क्वायर। और हम जानते भी हैं कि एक मोशन के अंदर हमेशा जो एनर्जी रहती है वो कंजर्व्ड रहती है, और कंजर्व्ड एनर्जी है तो उसकी कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो कितनी है वो? हाफ के ए स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है? तो हम देख सकते हैं कि अगर मैं ग्राफ बनाऊँ इसका एनर्जी का और इनका डिस्प्लेसमेंट का, तो मान लेते हैं ये ए पे माइनस ए पे और ये प्लस ए पे है, ये एक्स इक्वल्स टू जीरो पर है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे जाती है? काइनेटिक एनर्जी हमको पता है, यहाँ पर जीरो पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर मैक्सिमम होती है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, यूँ ग्राफ बनेगा। दूसरे कलर से बनाता हूँ ऐसे। ये आपका क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। एक्सट्रीम एंड्स पर वेलोसिटी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। इस एंड पर वेलोसिटी मैक्सिमम, बीच वाले पॉइंट पर, तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम। क्या बात समझ में आ रही है? और यहाँ से अगर आप बनाना चाहो तो पोटेंशियल एनर्जी बना सकते हो। एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट करोगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के जीरो का स्क्वायर, तो जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, जीरो। और ए पर मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कितनी आएगी? हाफ के एक्स स्क्वायर, मतलब हाफ के ए स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होती है? हाफ के ए स्क्वायर ही होती है।
तो ये ऐसे आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? ये किसका ग्राफ बनाया मैंने? पोटेंशियल एनर्जी का। तो ऐसे हम देख सकते हैं। अब देखो आपके पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको गिवन है 5 kg का मास है आपके पास, है ना। वो एसएचएम कर रहा है किस इक्वेशन से? एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो आपका ये के जो है 50 हो गया, ठीक है। अच्छा, इट क्रॉसेस मीन पोजीशन विद 10 मीटर पर सेकेंड। तो मीन पोजीशन से पास कर रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम आपको गिवन है कितनी? 10 मीटर सेकेंड। आपको निकालना है एक्स, आपका एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ मीन पोजीशन में आपके पास कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं एनर्जी जो होगी आपकी वो कितनी होगी? हाफ mv²। ये तो सिंपल एनर्जी की डेफिनेशन होती है काइनेटिक एनर्जी की। मेन पोजीशन पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होती है? जीरो होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है जो भी होती है। तो टोटल एनर्जी जो होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होगी हाफ mv²। कितना है? हाफ इंटू 5 इंटू 10 का स्क्वायर, यही तो होगी। अच्छा, ये 0.5 गिवन होगा, देखो 0.5 कितना गिवन है? 0.5। तो यहाँ से लिख सकते हो हाफ इंटू 5/10 इंटू 100। ये 10 से 10 कट जाएगा, ये कट जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 25, ठीक है। तो 25 जूल आपके पास क्या है? टोटल एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होती है? ये आपने क्या निकाली? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ही तो निकाली है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कैसे निकालते हैं? हाफ k² इस वजह से कितनी है? 25 है। के कितना है? हाफ के है 50 इंटू a² इज वॉज टू 25। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आपके पास a की वैल्यू आ गई 1। क्या बात समझ में आई? ऐसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, स्प्रिंग मास सिस्टम को कैलकुलेट कर लो। स्प्रिंग क्या है? जैसे अपन देख रहे थे ना, आप स्प्रिंग कोई फोर्स है, जैसे यहाँ पर कोई आपकी स्प्रिंग लगी हुई है ऐसे, है ना, और यहाँ से कोई ऐसे मास हुआ है। तो हम बोलते हैं कि अगर इसने x0 या x इसने डिस्प्लेस करा अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, तो हम बोलते हैं फोर्स जो लगती है इस पर कितनी लगती है? माइनस की एक्स लगती है। यही तो फोर्स लगती है। तो क्या ये एसएचएम की इक्वेशन है? बिल्कुल है। तो जो ब्लॉक होता है ना स्प्रिंग के केस के अंदर, वो हमेशा एसएचएम करता है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है? इधर आपकी जो फोर्स लग रही होगी, वो फोर्स कितनी लग रही होगी? माइनस के एक्स। और यहाँ पर जो के है वो क्या है? अपन वहाँ पर फोर्स कांस्टेंट बोलते थे, पर यहाँ पर क्या बन गया? वो स्प्रिंग कांस्टेंट बन चुका है। क्या बन चुका है? स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर टाइम पीरियड भी क्या है? वही है जो हमने पहले निकाला था। बात समझ में आई? इधर यहाँ पर भी वही है। यहाँ पर क्यों वही है? क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आप एफबीडी बनाओगे ना, तो कैसे बनेगा एफबीडी? नीचे mg, ऊपर kx। तो नेट इक्वेशन किधर आएगी? kx माइनस mg। ऐसी तो आएगी भाई। आपकी जो इक्वेशन आती है वो कैसी आएगी? अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है तो हम बोल सकते हैं नेट एक्सेलरेशन किधर है इसका? ऊपर की तरफ है, क्योंकि नीचे जाएगा तो ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा ना ये। तो ऊपर की तरफ ये इसको खींच रहा है, तो हम बोल सकते हैं kx माइनस mg। ये इसका क्या होगा? इसका ये आपका नेट फोर्स होगा। तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। देखो kx की तो प्रोपोर्शनल है, ये किसके प्रोपोर्शनल है? kx के। अगर यहाँ पर k ही है तो ओमेगा किससे रिलेट होता है? बस ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ k/m। तो यहाँ पर क्या टाइम पीरियड चेंज होगा? नहीं होगा। t इक्वल्स टू 2π इंटू अंडर रूट ऑफ m/k। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है आपको? द सिस्टम, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, एक m उस पर छोटा m, सिस्टम इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड। तो मान लो x इसने ऐसे डिस्प्लेस करा, तो माइनस के एक्स इस पर फोर्स लग गई, तो ये एसएचएम करने लगेगा। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर इसका मैं टाइम पीरियड निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा? t इक्वल्स टू 2π और मास कितना है? m प्लस m। कितना है? m प्लस m अपॉन k। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसे हम 2π/m प्लस m अपॉन k, ये अपन ने क्या लिख दिया? टाइम पीरियड लिख दिया। क्या बात समझ में आई? अच्छा, अब अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना हो, मुझे क्या निकालना है? फ्रिक्शन निकालना है कुल मिला के, है ना। यहाँ पर फ्रिक्शन लगा हुआ है इधर, और यहाँ पर फ्रिक्शन 0 है। मुझे ही लगाना है भाई। अगर ये एसएचएम कर रहा है, अब स्प्रिंग तो किससे अटैच्ड है? इस वाले ब्लॉक से, पर ऊपर वाला भी क्या कर रहा है? इसके साथ एसएचएम कर रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है बीच में, तो दोनों चिपके हुए हैं साथ में फ्रिक्शन की वजह से। बात समझ में आ रही है? तो ऊपर वाला जो फोर्स है ना, जो ऊपर वाला ब्लॉक है, उस पर तो सिर्फ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, या इधर या फिर इधर। और ये फ्रिक्शन फोर्स ही तो क्या है? एसएचएम के लिए रिस्पॉन्सिबल। अगर हम बोल रहे हैं जो ये दोनों साथ में एसएचएम कर रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो ब्लॉक है नीचे वाला, इसको तो ये एसएचएम करा देगा। ऊपर वाले ब्लॉक पे क्या स्ट्रिंग अटैच्ड है क्या? नहीं। तो ऊपर वाले ब्लॉक पे कौन सी फोर्स लग रही है? सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। तो वही फ्रिक्शन फोर्स एसएचएम करा रही होगी जरूर उसको, जब भी तो एसएचएम कर रहा है। तो अगर मैं निकालना चाहूँ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना आता है आपके पास? आता है माइनस ओमेगा² एक्स। ये आता है। ओमेगा कितना है? ओमेगा होता है आपका k/m, यही तो होता है।
क्या होता है के बाय एम। तो यहाँ पर एम क्या है, एम प्लस कैपिटल एम है, ओमेगा कितना आ जाएगा के अपॉन एम प्लस कैपिटल एम। तो यहाँ पर पुट कर दो, कितना आ जाएगा माइनस के बाय एम प्लस कैपिटल एम इंटू एक्स, ये आ जाएगा। तो एज वॉज टू माइनस के अपॉन एम प्लस एम, आपके पास इक्वेशन आ गई। अच्छा, ये एक्सेलरेशन आ गया आपके पास, एक्सेलरेशन कितना है माइनस के एक्स अपॉन एम प्लस कैपिटल एम। अब ये क्या है, ऊपर वाले ब्लॉक के लिए भी भाई दोनों अगर साथ में आप एसएचएम कर रहे हैं तो इसका भी एक्सेलरेशन और इसका भी एक्सेलरेशन क्या है, दोनों का सेम है। तो ऊपर वाले ब्लॉक पे एक्सेलरेशन कौन लगा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है। कौन लगा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। तो हम ये बोल सकते हैं कि एफ कुछ तो आप मान लो एम इंटू ए, और आपका जो एम है कैपिटल छोटा एम निकालेंगे ना, क्योंकि ऊपर वाले पे लग रहा है बस फ्रिक्शन। तो एम इंटू ए कितना है, ए आपका माइनस के एक्स अपॉन एम प्लस एम, माइनस के एक्स अपॉन एम प्लस एम। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई एफ की माइनस के एम अपॉन एम प्लस कैपिटल एम इंटू एक्स। तो देखो ये कैसे आ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ रही है, जो एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ रही है एक्स के। तो ये भी एसएचएम करा ही रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्या बात समझ में आई। तो आपका जो फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड है वो कितना है, यहाँ एफ को मैं लिख सकता हूँ क्या, एम इंटू के अपॉन एम प्लस कैपिटल एम इंटू एक्स। भाई किसी भी डिस्टेंस पर एक्स इतना आपका क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा। क्या बात समझ में आई। अच्छा, अगर मुझे मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालना है, क्या मुझे निकालना है मैक्सिमम फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालना है, ठीक है, क्योंकि आपको मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा ना, आपको ए मैक्स निकालना है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम निकालना है कि कितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो सकता है। तो हमको पता है जैसे जैसे हम दूर जाते रहते हैं, जैसे हम दूर दूर जाते रहते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपका जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा इंक्रीज होता रहेगा। ऑब्वियसली आपका जो ए मैक्स कब आएगा, जब आपका फ्रिक्शन मैक्सिमम हो, मतलब इतनी वेलोसिटी पे फिसल ना जाए लास्ट में, ठीक है। ये तो करना है हमको, तो हम क्या कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड की इक्वल कर दो। तो आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कब लगेगा, ए पर। यहाँ पर अगर मुझे एफ मैक्स निकालना हो तो क्या पुट करूँगा, इसको मैं मैक्सिमम पुट कर दूंगा। मैक्सिमम एक्स कितना हो सकता है, वो ए हो सकता है। तो आ जाएगा आपके पास एफ मैक्सिमम इज इक्वल्स टू एम के अपॉन एम प्लस कैपिटल एम इंटू ए। अच्छा, ये तो अपने पास है किससे, एस एच एम से। अगर मैं ऐसे निकालना चाहूँ कि फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो वो होता है म्यू एम जी, यही तो होगा म्यू एम जी, इतना ही मैक्सिमम फोर्स हो सकता है। तो देख लो, अगर म्यू एम जी को मैं इक्वल कर दूँ एम के अपॉन एम प्लस कैपिटल एम से इंटू ए, तो आपके पास ये क्या है, ए मैक्सिमम है ना, ये ए मैक्सिमम। तो यहाँ से आपके पास क्या निकल जाएगा, ये एम से एम कट गया, आपके पास आंसर आ जाएगा ए मैक्सिमम इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एम प्लस कैपिटल एम अपॉन जी के। नहीं, जी भी ऊपर ही है ना, जी भी आपका ऊपर ही है, नीचे क्या आ जाएगा के। तो ये ए मैक्सिमम होगा। अगर इतना एम्पलीट्यूड पे चल रहे हैं वो दोनों तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर इसके बाहर जाते हैं तो स्लिपिंग हो जाएगी। क्या बात समझ में आई। अब देखो रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट देख लेते हैं, इसको आपको याद रखना है सिंपली। अगर ऐसा कुछ आपको सिस्टम गिवन है तो ये दोनों भी क्या करते हैं, एसएचएम करते हैं। क्या करते हैं, एसएचएम करते हैं। तो इसके अंदर हम जो लिखते हैं ना टाइम पीरियड, वो कितना आता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू बाय के। और यहाँ पर जो म्यू होता है वो होता है आपका m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड मास। तो ऐसा आपके पास कोई केस आता है तो उसके अंदर आपको ये वाली इक्वेशन यूज करनी है, म्यू m की जगह क्या यूज करना है, रिड्यूस्ड मास करना है, मास की जगह रिड्यूस्ड मास। तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाती है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। क्या बात समझ में आई। और वैसे ही अगर जैसे ओमेगा अपन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, k बाय एम निकालते हैं, इस बार k बाय म्यू निकालोगे। म्यू की वैल्यू क्या है, ये है। क्या बात समझ में आई। तो ऐसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या चीज़ समझ में आ रही है, तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब हम रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट निकालते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर किसके इक्विवेलेंट निकालते हैं, स्प्रिंग्स के, ठीक है। तो जब आपकी सीरीज में अटैच्ड है तो हम लिखते हैं आपका जो के इक्विवेलेंट आता है 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इस इक्वल्स टू आता है 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। ये कब है, जब सीरीज का केस है। कौन सा केस है, सीरीज वाला। क्या बात समझ में आई। तो आप जब इक्वेशन लिखोगे टी इक्वल्स टू, अगर मैं सिंपल लिखता तो क्या लिखता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के लिखता। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। क्या बात समझ में आ रही है। यहाँ पर देखो ये केस में ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में करते हैं के इक्विवेलेंट इस इक्वल्स टू k1 प्लस k2। रजिस्टर का बिल्कुल उल्टा है ना, या फिर कैपेसिटर का बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो यहाँ पर क्या लिखोगे 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय के इक्विवेलेंट, इसका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा।
बात समझ में आई? अच्छा, ये जो कंडीशन है ना जिसमें इधर अटैच्ड है और इधर अटैच्ड है, ये भी किस में है? ये भी पैरेलल में। किस में है ये? पैरेलल में। मतलब ये वाला केस और ये वाला केस दोनों क्या है? सेम है। बात समझ में आ रही है? बस आपने क्या करा, इस स्प्रिंग को उधर जाके लगा दिया और कुछ नहीं करा। तो ये दोनों पैरेलल में माने जाएंगे। तो इस केस में भी क्या होगा, आपका ये मान लो ये K1 है और ये K2 है, तो आपका क्या आ जाएगा ये टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय K1 प्लस K2। क्या ये K इक्विवेलेंट लिखा है मैंने यहाँ पर? K इक्विवेलेंट। क्यों K1 प्लस K2 क्यों कर दिया? क्योंकि पैरेलल में है। पैरेलल में K1 प्लस K2 करते हैं सीधा। बात समझ में आई? अब ये इक्वेशन देख लो। एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट आपको K गिवन है, m यहाँ से अटका रहेगा। आपको बोल रहा है फाइंड टाइम पीरियड ऑफ मास m, ये आपको निकालना है। मान लेते हैं कि ये सबसे पहले इक्विलिब्रियम पर, किस पे? इक्विलिब्रियम पर। तो हम कह सकते हैं कि x डिस्टेंस पर खिंच गई होगी ये, तो यहाँ पर टेंशन कितनी होगी? kx कुछ होगी। तो kx इक्वल्स टू mg होना चाहिए। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? mg बाय k आ जाएगा। तो ये क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या है ये? इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखो, अगर मुझे निकालना है यहाँ से अगर मुझे इसका टाइम पीरियड निकालना है तो मैं क्या करूँगा? इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करके छोड़ दूंगा, यही तो करूँगा। तो फोर्स कितनी आ रही है इस पर? फोर्स आ रही है mg माइनस kx, यही तो फोर्स आ रही है। तो k तो है यहाँ पर, तो आंसर क्या आएगा? 2 पाई बाय m बाय k, यही आएगा। बात समझ में आ रही है? कुछ नया नहीं है इसके अंदर, सिर्फ कंफ्यूज करने के तरीके हैं। क्या करने के तरीके हैं? कंफ्यूज करने के। आपको ये समझ में आना चाहिए कि नीचे अगर जब जाएगा ये, तो इस पर नीचे फोर्स लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है kx, तो नेट इक्वेशन कितनी आई? mg माइनस kx ही आई। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या है, k से मतलब अपने को तो बाहर कितना भी लगते रहो, उससे क्या करना है? समझ में आई? तो ये इक्वेशंस हो गई, ठीक है। अच्छा, सिंपल पेंडुलम की बात कर लेते हैं। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? जैसे ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ये आपकी स्ट्रिंग है, ऐसे ये ऐसे रोटेट करती है, ठीक है। ये इसका थीटा मैक्स है, थीटा नॉट बोल देता हूँ उसको मैं, इसको भी थीटा नॉट बोलता हूँ। जैसे एम्पलीट्यूड होता है ना उसमें, वैसे यहाँ पर क्या है? थीटा नॉट है। क्या बात समझ में आ रही है? इसका मैं बोलता हूँ ये लेंथ इसकी एल है, ठीक है। तो हम जो टाइम पीरियड लिखते हैं ना इसका, वो आता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। ये आपको याद रखना है। क्या आता है? टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। क्या बात समझ में आई? अच्छा, अब देख लो, यहाँ पर एक क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? एल आपको 40 सेंटीमीटर गिवन है। थीटा नॉट मतलब मैक्स आपका एम्पलीट्यूड, थीटा का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितने थीटा तक जा सकती है वो भी आपको गिवन है। आपको निकालना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड के अंदर क्या क्या आता है? एल बाई जी आता है। तो आपको क्या निकालना है? टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, ये निकालना है। क्या आ जाएगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल, एल कितना है? 40/100, और जी कितना है? इंटू 10, यही तो है। अच्छा, ये 10 से ये 10 कट के आपके पास क्या आ जाएगा? 2 पाई, ये 100 का 10 बाहर आ जाएगा, 2/10, ये आ जाएगा आपके पास कितना? 4 पाई/10। क्या बात समझ में आई? तो आपका टाइम पीरियड तो निकल कर आ गया कि टाइम पीरियड अपना कितना है। आपको निकालना लीनियर एम्पलीट्यूड स्पीड ऑफ बॉब, या लीनियर एम्पलीट्यूड निकालना, ये अलग क्वेश्चन है। लीनियर एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे? देखो, जब आपका जो, जैसे ये पोजीशन मीन पोजीशन है, ये पोजीशन मैक्सिमम पोजीशन थीटा नॉट, तो आपको क्या निकालना है? आपको यही तो निकालना है। लीनियर एम्पलीट्यूड मतलब स्ट्रेट लाइन में ऐसे, तो आपको पता है ये थीटा नॉट कितना है? 0.04 है। ये एल आपको पता है 40, तो क्या एल साइन 0.04 यही तो होगा। 0.04 कितना कम एंगल है, तो साइन 0.04 को मैं लिख सकता हूँ सीधा 0.04, है ना। जब छोटे एंगल्स होते हैं, जब साइन थीटा को सीधा थीटा लिख देते हैं, तो 40/100 इंटू 0.04, या 100 में मत लिखो, सीधा सेंटीमीटर में निकाल देते हैं आंसर। तो कितना आ जाएगा? 40 इंटू 0.04, कितना आ जाएगा? ये 4 4 16 इंटू 10 इंटू 1/100, ये आ जाएगा 1.6 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये 1.6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या निकालना है? स्पीड ऑफ बॉब व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0.02, ये आपको निकालना है। तो पता है अपने को, जैसे हम उसमें क्या लिखते थे? v इक्वल्स टू ए, क्या लिखते थे? ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखते थे ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर थीटा टी लिख देते हैं, डी थीटा बाई डी टी लिख देते हैं, जितना एंगल से चेंज हो रहा है। तो लिख देंगे ओमेगा इंटू ए स्क्वायर, क्या है? एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर, मतलब 0.04 का होल स्क्वायर। एक्स क्या है? एक्स आपको गिवन है कितना? थीटा इक्वल्स टू 0.02 पे निकालना है ना, तो एक्स क्या है? एक तरह से थीटा गिवन है, वहाँ पर एक्स होता था, यहाँ पर थीटा है,
0.02 का होल स्क्वायर। ओमेगा आपको पता है ओमेगा कितना होता है, अंडर रूट ऑफ जी बाई एल, ऑब्वियसली क्योंकि हमारा टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ओमेगा कितना होता है आपका, टी यहाँ से आप लिखोगे 2 पाई बाय ओमेगा, ये होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। तो ये 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा ओमेगा अंडर रूट ऑफ जी बाई एल। तो ओमेगा जी एल, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको आंसर मिलेगा 6.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, सारी वैल्यू आपको नोन है, जी बाई एल की वैल्यू आपको नोन है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ से आंसर निकल जाएगा। क्या बात समझ में आ रही? अच्छा, आपको निकालना है फाइंड एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है ना इस केस में, व्हेन पेंडुलम इज एट रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन, हमेशा याद रखना। रेस्ट का मतलब क्या, एक्सट्रीम पोजीशन। अगर एक्सट्रीम पोजीशन पर है इसका मतलब है आपका एक्स क्या है, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड है इसका मतलब 0.04 दिया हुआ है ना, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है थीटा नॉट कितना 0.04, तो 0.04। अच्छा, यहाँ से निकालो, अब कितना आएगा, आपको पता है एक्सेलरेशन कितना होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा नॉट, ये होता है। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ए इज टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर अल्फा इज टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा नॉट लिख दिया। कितना आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर मतलब जी बाई एल इंटू थीटा नॉट मतलब G.04। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10/40 इंटू 100 इंटू 4/100। क्या आ जाएगा ये आपका 40 से ये 10 गया, ये 4 गया, 100 ये गया 1। तो आपका जो एंगुलर एक्सेलरेशन आया कितना आया, 1 आ चुका है। क्या बात समझ में आ रही? तो सब कुछ चीज़ें वही हैं, सारी इक्वेशंस वही हैं, आपको सब कुछ वही यूज़ करना है। बस आपका जो एक्स होता है उसकी जगह थीटा आ जाएगा, ए की जगह आपका एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? सारी इक्वेशंस वैसी ही हैं बस। ठीक है, सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम का मतलब क्या है कि दो एसएचएम हो रहे होंगे आपके पास, x1 मान लेते हैं और x2 मान लेते हैं ना, कुछ इक्वेशन लिखी हुई, कुछ इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई। इन दोनों का एसएच, इनका दोनों का सुपर पोजिशन मतलब दोनों पार्टिकल्स को एक साथ कर दिया। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, अपने जो सिलेबस में वो सिर्फ क्या है, ओमेगा जो है दोनों का, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, जैसे x1 को आपने लिखा a1 साइन ओमेगा 1 t प्लस फाई 1 ऐसे लिखा, और x2 को लिखा a2 साइन ओमेगा 2t प्लस फाई 2 ऐसे लिखा। तो यहाँ पर जब सुपर पोजिशन और एसएचएम की अपन बात करते हैं, अगर इस सुपर पोजिशन को एसएचएम वापस होना है, वापस एसएचएम बनना है, सुपर पोजिशन होने के बाद भी एसएचएम बनना है, तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 क्या होनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी वो एसएचएम बन पाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? जब भी वो एसएचएम बन पाएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन अपने केस में बस यही है। ऐसा हो सकता है कि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा, जो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है वो अलग अलग हो, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जब आप सुपर पोजिशन करोगे, सुपर पोजिशन भी हो जाएगा उसका, बट जो सुपर पोजिशन की इक्वेशन आएगी आपके पास वो एसएचएम वाली नहीं होगी। एसएचएम की अगर चाहिए तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 क्या होनी चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए। क्या बात समझ में आई? तो ये इक्वेशन हो गई। अच्छा, तो x1 को मैं बोल देता हूँ आपको a1 साइन ओमेगा टी, और x2 में बोल देता हूँ आपको एग्जाम्पल के लिए a2 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा ये। ठीक है, x1 x2 मैंने आपके सामने लिख दिए, ओमेगा ओमेगा मैंने कांस्टेंट माना है देखो। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसका सुपर पोजिशन करते हो ना, तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन निकल कर आती है x की, वो आती है a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इसको आप लिख सकते हो थीटा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा। ये जो इक्वेशन इसको आप ऐसे लिख सकते हो a इंटू साइन इंटू ओमेगा टी प्लस फाई। क्या बात समझ में आ रही है? क्या लिखा मैंने भाई, सुपर पोजिशन करना है तो दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐड करके a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो आप x को ऐसे लिख सकते हो a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ पर जो a है ना अपना, जो यहाँ पर a है वो क्या होता है, वो होता है a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ थीटा। क्या होता है, थीटा, मतलब इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस। क्या बात समझ में आई? इन दोनों का बीच का फेज डिफरेंस ये आपका होता है थीटा। ठीक है, यहाँ से निकालोगे ना फेज डिफरेंस कितना आएगा भाई, इसका फेज माइनस इसका फेज, तो इसका फेज कितना है ओमेगा टी प्लस थीटा, ओमेगा टी प्लस कितना हो गया, ये चल नहीं रहा पेन, ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस ओमेगा टी, ये इसका फेज x2 का, ये x1 का फेज, कितना फेज डिफरेंस आ गया, थीटा निकल कर आ गया। तो ये वहाँ पर थीटा है।
और जो आपका टेन फाई आता है, ये फाई भी निकालना जरूरी ना भाई, इस इक्वेशन में फाई भी आ रहा है। ये टेन फाई क्या होता है, ये होता है A2 साइन ऑफ थीटा अपॉन A1 प्लस A2 कॉस ऑफ थीटा। तो ये इक्वेशंस आपको याद करनी ज़रूरी है बहुत, है ना, ये हमको याद रखना है इक्वेशंस की। तो ये तो याद ही रहती है, एम्पलीट्यूड की तो याद ही रहती है, ये टेन फाई की इक्वेशंस भी हमको याद रखनी है। A2 साइन थीटा अपॉन A1 प्लस A2 कॉस थीटा। क्या बात समझ में आई? तो ये चीज़ें हो गई, है ना। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर गिवन है। अब ये इक्वेशन आप खुद सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट एक्चुअली में यहाँ पर क्या है ना, आपको बस फॉर्मुलेट करना आना चाहिए। भाई ये तो कैसे लिखी हुई है, साइन के टर्म्स में लिखी हुई है। अपने जितने भी फॉर्मुलेस निकाले हैं, यहाँ पर ये भी साइन में था, ये भी साइन में था, तो अपने जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, साइन में। तो इसको मैं साइन में कन्वर्ट कर देता हूँ x2 को, तो क्या आ जाएगा 10, ये लिख दोगे आप साइन, कॉस को अगर साइन में कन्वर्ट करा तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लगा देता हूँ, क्योंकि साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 कितना होता है, कॉस ओमेगा टी होता है। अब देखो आपके पास x1 और x2 दोनों किस में आ गई, साइन के अंदर आ गई। तो फेज डिफरेंस अगर निकालना चाहूँ मैं थीटा, तो कितना आएगा वो, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी प्लस 30। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू हो जाएगी ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री माइनस ओमेगा टी माइनस 30। तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। तो जो थीटा आया आपके पास वो कितना आया, 60 डिग्री आया। तो मैं यही बताना चाहता था बस आपको, ठीक है। बिल्कुल ऐसे अंधे होकर यहाँ पर 30 डिग्री थीटा पुट नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? थीटा क्या है, दोनों के बीच का फेस डिफरेंस, दोनों के एंगल्स माइनस कर दो, बट दोनों किस में होने चाहिए, साइन में होने चाहिए। क्या बात समझ में आई? फिर तो आपने को ये इक्वेशंस लगानी है और सीधा आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है आपको, क्या बोला जा रहा है कि मास m है जो कि नेचुरल लेंथ पर है अभी, है ना, स्प्रिंग के साथ, ठीक है, उसको वहाँ से छोड़ दिया, ठीक है, एकदम से रिलीज कर दिया वहाँ से। तो आपको बोलना फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन, कितना एकदम से नीचे जाएगा, कितना मैक्सिमम नीचे जा सकता है, ये आपको निकालना है। तो क्या करो, सिंपली आपको एनर्जी कंजर्वेशन करनी है, अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। तो क्या लिखूंगा मैं भाई, अपने को पता है कि जब वो नीचे पहुंच जाएगा मैक्सिमम एक्सटेंशन पर, तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ सीधा mg(x0), मान लो नीचे x0 नीचे चला गया, है ना, मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना है इसका, मैं मान लेता हूँ x0, ठीक है। तो mg(x0) इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर भी आ जाएगी ना, स्प्रिंग के अंदर भी तो एनर्जी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, अगर x0 वो खींचा है तो कितनी एनर्जी आएगी, हाफ k x0 का स्क्वायर। यहाँ से आप निकाल लो तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, x0 इक्वल्स टू 2mg/k। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई आपके पास। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था ये तो, ठीक है, फिर भी बच्चे इसको छोड़ के आ जाते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन निकालना है सीधा। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से ये हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं डैम्प्ड एसएचएम क्या होता है। डैम्प्ड एसएचएम मतलब क्या है कि जैसे आपका जो एसएचएम होता है ना, उसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस लगने लग जाए। जैसे हम झूले का एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताऊँ ना पहले, तो उससे आपको फोर्स्ड और डैम्प्ड दोनों समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कोई झूला है यहाँ पर, ठीक है, इस पर कोई बच्चा बैठा, तो आप क्या करते हो, उसको यहाँ पे ले जाते हो और यहाँ से छोड़ देते हो, ठीक है। तो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर क्या वो झूला रुक जाता है बीच में अगर वापस? क्यों रुक जाता है भाई, एसएचएम हो गया ना यहाँ से यहाँ, तो ये चलते रहना चाहिए, पर रुकता क्यों है? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस लग रहा है। क्या लग रहा है? एयर रेजिस्टेंस, मतलब उसकी हवा जो है उसको रोक रही है उस झूले को। तो क्या हुआ इसका एम्पलीट्यूड, वो ऐसे गया था पहले तो, फिर यहाँ पे ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे नीचे रुक गया बिल्कुल आके। क्या बात समझ में आई? इसको हम बोलते हैं डैम्प्ड। क्या कहते हैं? डैम्प्ड। आपने सिर्फ एक बार धक्का लगा के उसको छोड़ दिया, तो वो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, बीच में बिल्कुल आके वो रुक जाएगा। अब होता क्या है, बच्चे क्या बोलते हैं आपको कि जैसे झूला है तो जैसे स्पीड कम हो जाती है, आप बोलते हो कि उस आपको, आप जो आप पीछे धक्का दे रहा है उसको बोलते हो वापस धक्का दो, है ना। तो वापस जो पीछे आएगा आप फिर से धक्का दे दोगे, फिर वहाँ चला गया, फिर वापस वो पीछे आएगा तो आप फिर से धक्का दोगे। तो आप कर क्या रहे हो, एक्चुअली स्पीड उसकी कम होती जा रही थी आपके एयर रेजिस्टेंस की वजह से, बट आपने वापस फोर्स लगा दी उस पर, आपने फिर से धक्का दे दिया तो उसकी स्पीड फिर से इंक्रीज हो गई। तो जैसे ही वापस यहाँ पे गया, फिर से इसकी स्पीड कम हुई, आपने फिर धक्का दे दिया तो स्पीड उसकी फिर इंक्रीज हो गई। आपने वापस यहाँ पर गया, स्पीड आपकी डिक्रीज हुई, वापस यहाँ पर आया, आपने फिर धक्का दे दिया। तो आप उसको धक्का दे के क्या कर रहे हो, ऑक्सीलेशन को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हो, धक्का दे के। इसको हम बोलते हैं फोर्स्ड एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? फोर्स्ड एक्सेलरेशन। तो बात समझ में आई? अगर आपने एक बार धक्का दे दिया तो वो अपने आप आके रुक जाएगा बीच में, है ना, दोबारा आपने धक्का नहीं दिया उसको, तो एक बार बीच में आकर वापस वो रुक जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डैम्प्ड। और अगर आप चला रहे हो उसको, मतलब धक्का कंटिन्यूसली दे रहे हो हर इंटरवल पे,
तो आप क्या कर रहे हो, फोर्स्ड ऑक्सीलेशन कर रहे हो। वो तो रुकना चाहिए था, बट आप बार बार उसको वेलोसिटी दे रहे हो, कुछ ना कुछ उसको एनर्जी दे रहे हो ताकि वो चलता रहे, तो उसको बोलते हैं फोर्स्ड ऑक्सीलेशन। तो यहाँ पर जो आपका डैम्प्ड एसएचएम है ना, वो भी कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा और ऐसे करके ये बीच में आके रुक जाएगा वापस। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल झूले जैसे। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, एक तो ड्रैग फोर्स लग रही है, कितना मानते हैं उसको हम, माइनस बी वी। ये बी क्या है, ये कांस्टेंट है, वी आपकी वेलोसिटी है। बात समझ में आई। तो अगर मैं एफ को लिखूँ, नेट एफ, तो क्या लिख सकता हूँ, माइनस के एक्स जो कि स्प्रिंग का फोर्स है, और माइनस बी वी जो कि ए रेजिस्टेंस या फिर आप मानो ड्रैग फोर्स जिसकी वजह से वो रुक रहा है, फ्रिक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका क्या आ गया, एफ आया, नेट एफ। ठीक है, तो इससे जब आप एक्स की वैल्यू निकालोगे ना, वो कितनी आती है, ये आती है x इक्वल्स टू ए इंटू ई इंटू माइनस बीटा बी टी अपॉन 2m इंटू साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाइव। ठीक है, जैसे हम वहाँ पर निकालते थे, यहाँ पर ऐसी आती है। ओमेगा डैश क्या आता है आपका, अंडर रूट में k बाय एम माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर, और एनर्जी आपकी ये वाली आ जाती है। तो ये आपको याद रखना है सिंपली, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, इसको डिराइव करने का कहीं आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपको सिर्फ याद करके रखना है कि ऐसी कंडीशंस होती है। ठीक है, एफ डी आपको माइनस बी वी होता है, और एफ का जो एफ नेट होता है वो कितना आता है, माइनस के एक्स माइनस बी वी। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो ये बातें हो जाती हैं। क्या बात समझ में आई। अच्छा, अब जब फोर्स्ड एक्सेलरेशन होगा ना, जब आप धक्का दे रहे हो, तो आप कहते हो कि आपने धक्का ऐसे दोगे आप, क्योंकि पीरियोडिकली देते हो ना, वो आगे जाता है धक्का, मतलब आपका जो जो झूला है वो आगे जाता है, फिर वापस पीछे आता है जब आप धक्का लगाते हो। तो आप भी रेगुलर टाइम के अंदर धक्का लगा रहे हो, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब लेके दौड़ रहे हो उसको, ऐसा नहीं है। आगे जाता है, फिर पीछे आता है, दो धक्का लगता है, फिर वो आगे जाता है, फिर पीछे आता है, तो धक्का लगता है, ऐसे ही होता है। तो फोर्स्ड ऑक्सीलेशन में क्या कर रहे हो आप, रेगुलर इंटरवल में कर रहे हो। तो उसमें बोलते हैं एफ नॉट साइन ओमेगा डी इंटू टी। ये क्या है आपका फोर्स्ड ऑक्सीलेशन। एफ नॉट को बोलता हूँ, एफ ड्राइविंग बोल देता हूँ, या तो क्या है यहाँ पर, एफ ड्राइविंग। एफ ड्राइविंग जो आपको चालू रख रहा है उस ऑक्सीलेशन, उसको बोलते हैं एफ ड्राइविंग इक्वल्स टू एफ नॉट इंटू साइन ओमेगा डी प्लस टी। ये साइन क्यों लगाया यहाँ पर, पीरियोडिक फंक्शन दिखाने के लिए, क्योंकि आप रेगुलर इंटरवल्स में क्या कर रहे हो, धक्का लगा रहे हो। क्या बात समझ में आई। अच्छा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगी, एफ नेट वो हो जाएगी आपके पास माइनस के एक्स, और ड्रैग फोर्स तो लगी जाता कितना, माइनस बी वी, बट आपने एडिशनल उसको ऑक्सीलेशन को चलने देने के लिए, चलते रहने के लिए आपने लगा दिया ये वाला फोर्स। तो एफ नॉट कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा डी टी, ये हो जाएगा। क्या बात समझ में आई। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो तो आपके पास ये वाली वैल्यू निकल कर आती है, ए साइन ओमेगा डी इंटू टी प्लस फाइव, जिसमें आपकी ए की जो वैल्यू है वो कुछ ऐसी होगी, एफ नॉट बाई एम अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का स्क्वायर इंटू बी ओमेगा डी अपॉन एम का होल स्क्वायर। क्या बात समझ में आई। अच्छा, अगर आपका ए रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, अगर ए रेजिस्टेंस या जो भी आपका ड्रैग फोर्स है, मतलब माइनस बी वी, इसके अंदर ये बहुत ही कम है, तो एक्चुअली में क्या है, वी तो आपकी वेलोसिटी है ऑब्वियसली, ये बी क्या है, बी बहुत कम होना चाहिए। अगर आपको फोर्स, ड्रैग फोर्स बिल्कुल कम करना है तो आपको बी बिल्कुल कम करना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशंस के अंदर जब आपका स्मॉल डैम्पिंग होती है, मतलब बहुत ही कम फोर्स लग रहा है, रेजिस्टेंस लग रहा है, तो उसके अंदर आपका बी बहुत कम होता है। तो ये वाला जो आपका फिगर है, ये वाली पूरी आपकी इक्वेशन है, इसके अंदर आप बी को क्या कर दोगे, जीरो कर दोगे। ठीक है, बी को जीरो कर दोगे तो ये क्या जाएगा, ये अंडर रूट से ये अंडर रूट कट जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी एफ नॉट बाई एम इंटू अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का होल स्क्वायर। क्या बात समझ में आई। और ऐसे ही अगर ओमेगा और ओमेगा डी आपका क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ओमेगा और ओमेगा डी, तो क्या हो जाता है, रेजोनेंस कंडीशन। क्या बात समझ में आ रही है। तो ये डैम्पिंग वाले केसेस है ना, इसको मैंने आपको झूले वाले एग्जांपल से समझा दिया, दोनों केसेस झूले वाले एग्जांपल से एक साथ। ठीक है, इसकी इक्वेशंस आपको याद ही करनी पड़ेगी, और कोई आपके पास रास्ता है नहीं। ठीक है, और इससे अगर क्वेश्चन आता है तो सिंपल आपको वैल्यू पुट करनी होगी फॉर्मूले के अंदर और निकल जाएगा। क्या बात समझ में आती है। तो यहाँ पर जो हमारा एसएचएम है वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारे पास वो होगा वेव्स। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।